లవ్ అగర్వాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. पेंडेमिक में ही यह पाया था कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स एक मेजर क्लिनिकल इंटरवेंशन है और उसके साथ ही पिछले साल ही हम लोगों ने करीब 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर नेशनल लेवल पर प्रोक्योर कर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने पिछले साल ही, इससे पहले जबकि हमने गैसियस मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइसेस को कैप किया था, उन्होंने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइसेस को भी कैप किया। साथ ही हमने यह इंश्योर करने के लिए कि खासकर कि जो और प्रांत है जहां पर फिजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम पीएसए प्लांट लगाएं जिससे कि लोकल ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए, जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वरित गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, जो ये प्लांट पीएसए प्लांट जिनको हम कहते हैं, इनसे हमें इन सिटू जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थाई पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। साथ ही हम स्टेट से ऑन ए रेगुलर बेसिस नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डीपीआईआईटी और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एमएचए के साथ मिलकर हम अवेलेबिलिटी और सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन पर प्लान कर रहे हैं। अभी देखें तो 8,593 मेट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर्स डी टाइप जो बोलते हैं वह हैं और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो बी टाइप सिलेंडर है वह सप्लाई किए जाएंगे। साथ ही इससे पहले जो हमने 162 ऑक्सीजन प्लांट पीएसए टेक्नोलॉजी के जो बताए थे, उनके अलावा डीआरडीओ की जो इंडिजिनस बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी है, उसके तहत 500 नए एडिशनल पीएसए प्लांट सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिनका कार्य भी शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही 551 पीएसए प्लांट्स हम यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो डिफरेंट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर्टिकुलरली जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्थाई पर हैं, वहां पर भी इन प्लांट्स को सैंक्शन करके उनका इंप्लीमेंटेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस समय की स्थिति को देखते हुए हर तरह के एफर्ट्स करना एक बहुत आवश्यक कार्य है। उसके तहत ही ऑक्सीजन का इंपोर्ट भी शुरू किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के प्लांट का ऑक्सीजन का ऑर्डर हमने सिंगापुर को प्लेस किया है, 1800 मेट्रिक टन का हमने आबू धाबी को प्लेस किया है और 1500 मेट्रिक टन अल्ट्रा प्योर गैसेस जो कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करके हमें प्रोवाइड कराएगी, उनको प्लेस भी किया गया है। एक अति आवश्यक कार्य यह भी था कि जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को देश में सुनिश्चित करें, उसके साथ ही हम ऑक्सीजन टैंकर्स की संख्या को भी बढ़ाएं। आज जब हमारे देश में एग्जिस्टिंग 1,224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी 16,732 मेट्रिक टन है, हम उसको बढ़ाकर 2,000 तक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 50% जो हमारे नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं, करीब 600 टैंकर, उनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही 138 क्रायोजेनिक टैंकर जो ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होंगे, उनको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने, मेरे कुलीग बताएंगे कि हमने कैसे इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को प्रोहिबिट किया है, जिसके थ्रू हमारे को करीब 1,000 मेट्रिक टन एडिशनल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी देश में सुनिश्चित की जाएगी। होम अफेयर्स की तरफ से रेस्ट्रिक्शन ना हो, उसके आदेश भी दिए गए हैं। रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैसे हम अपने मूवमेंट को और सुचारू रूप से चला सकें, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। एक अति आवश्यक जो सूचना जो हमने स्टेट को रिक्वेस्ट की है, वह यह की है कि जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन है, सिंस इट इज ए क्रिटिकल कॉमोडिटी, इसके लिए जरूरी है कि उस ऑक्सीजन का रैशनल यूज किया जाए। जैसे कि छोटे छोटे विषय, जैसे कि एक तो जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा ऑक्सीजन ना दी जाए, जब जरूरत ना हो तो वॉल को क्लोज किया जाए। इसी तरीके से जैसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने पाया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर एज पार्ट ऑफ होम आइसोलेशन केयर पैकेज के रूप में उसको पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऐसे कार्य करके जहां आवश्यकता हो, जहां क्लिनिकल मैनेजमेंट कहता है वहां ही ऑक्सीजन जाए, जहां बाकी जगह ना दी जाए, उसके लिए भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। इसी के साथ ही हमने कल भी डिटेल्ड गाइडलाइन स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्कस करके जारी की हैं। हमने स्टेट से कहा है कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑडिट हो। अति आवश्यक
जहां जरूरी हो वहीं पर ऑक्सीजन का और नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, वह रिक्वेस्ट हमने स्टेट से की है। एक और विषय हम साथ में बताना चाहेंगे कि जब एक स्थाई पर हम इन विषयों पर काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंटिन्यूड एफर्ट 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तरफ भी चल रहा है। उसमें आप देखें, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर को हमने अपने फेज 1 और फेज 2 में लिया, और अब हम उसमें फेज 2 के तहत जो हमारे देश के नागरिक 45 साल से अधिक उम्र के हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 45 साल से अबव लोगों को 11.75 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। हमारे देश के हेल्थ केयर वर्कर को 1.56 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1.91 करोड़ डोजेज दी जा चुके हैं। तो अगर हम देखें तो अब तक पूरे देश में 15 करोड़ से अधिक डोजेज फ्री में पूरे देश के नागरिकों को, जिनको कि हमने एक प्रायोरिटी ग्रुप के रूप में माना है, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी मंशा, इसके पीछे भी एक गाइडलाइन यही है कि जैसे कि पूरी दुनिया में किया गया है, हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, बिकॉज अगेन वैक्सीन विल बी अगेन ए लिमिटेड क्वांटिटी। तो प्रायोरिटी ग्रुप में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और जो देश के नागरिक 45 साल से अबव हैं, जिनको कि अगर इन्फेक्शन होता है तो उनके केस के सीरियस होने के चांसेस कुछ शायद ज्यादा हैं, तो हमने उनको पहले प्रायोरिटाइज किया, और अब तक करीब 15 करोड़ के करीब डोजेज देश में फ्री जनवरी से देते हुए हम लोग आ रहे हैं। इसी के साथ ही, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसी के साथ ही जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, फेज 3 में अब हम इसको, जैसे कि लोगों ने कहा, जैसे कि स्टेट्स ने भी एक रिक्वेस्ट की, उसके तहत हमने कहा कि फेज 3 में 1 मई से ना कि हम लोग जो अब तक 45 साल से अबव लोगों को करते जो हम वैक्सीनेशन फ्री करते हुए आ रहे हैं, इसके साथ ही अगर स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर 18 से 44 साल के लोगों को भी कवर करना चाहते हैं तो वह उसको कवर करें। एक एडिशनैलिटी के रूप में यह गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, और जो कि 1 मई से इसका कार्य शुरू हो रहा है। हमारा मुख्य एफर्ट ये रहा है कि हम प्रायोरिटी ग्रुप को देश की तरफ से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, ताकि हम देश की मोर्टेलिटी को कम कर सकें। अब अगर हम देखें तो इसके तहत 50% जो देश की सप्लाईज हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंटिन्यूड फ्री वैक्सीनेशन थ्रू स्टेट एंड ड्यूटीज चलेंगी, जिसमें कि हमारे इससे पहले साइंटिफिक दृष्टि से आइडेंटिफाई किए हुए प्रायोरिटी एज ग्रुप्स कवर किए जाएंगे, प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट वह अपनी कवरेज और पॉपुलेशन और प्राइस को डिटरमिन करते हुए एक एडिशनैलिटी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहे इस प्रयत्न में वह भी एक भागीदारी के रूप में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, प्राइवेट संस्थान भी अगर वह 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करना चाहें तो वह भी एक ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड किया गया है। हमारा मुख्यतः एफर्ट यही है कि कैसे हम सब लोगों को मिलाते हुए आगे से आगे एफर्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकें। इसमें आज एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में आपके द्वारा अपने देश के हर नागरिक को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब हम कोविड से डील कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अवेयर रहें, अलर्ट रहें, मैनेज करें, बिना भय के मैनेज करें। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पिछले साल इस देश ने कोविड को मैनेज किया था। जब फर्स्ट पीक में हमारे क्या इंटरवेंशन थे जिसने हमें सपोर्ट किया, वह इंटरवेंशन थे सोशल वैक्सीनेशन, 2 गज की दूरी, वह इंटरवेंशन था यूज ऑफ मास्क ताकि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन साथ में ध्यान रखें। तीसरा इंटरवेंशन था कि अपने हैंड हाइजीन, अपने हाथ को धोएं सैनिटाइजर से या साबुन से, ताकि हम इन्फेक्शन का फैलना रोक सकें। इसके साथ ही एक हमारा और मेजर एफर्ट उस समय पर था कि हम अपने नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फील्ड पर ढंग से इंप्लीमेंट करें, हर हॉस्पिटल को स्टेट के साथ मिलकर ओरिएंट करें ताकि क्लिनिकल मैनेजमेंट जो भी केस पॉजिटिव आए हम उनको ढंग से मैनेज कर सकें। इस हमारे पूरे एफर्ट में अगर आप देखें आज एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन भी हमारे साथ है। तो आज जरूरी है कि हमारे पुराने जो हमारी लर्निंग्स हैं, पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यह भी मानते चलें, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे वैक्सीन आ गई है लेकिन दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि अगर हमारे पास वैक्सीन एक इंटरवेंशन के रूप में अवेलेबल है तो भी हमारे जो बेसिक पैरामीटर, जो बेसिक हमारे अप्रोचेज हैं, 2 गज की दूरी,
यूज ऑफ फेस मास्क, हैंड हाइजीन, इस पर से हमारा बिल्कुल ध्यान ना हटे। यह हमारा रूट कॉज है। अगर हमारे केसेस ही बढ़ते रहे तो जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी एक रिक्वेस्ट की थी कि देश की पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या इतनी है कि हम चाह कर भी कोई भी नहीं उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, तो हमें सबसे पहले रूट कॉज पर काम करने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। जब हम रूट कॉज पर काम कर कर इन्फेक्शन का स्प्रेड रोकें, तब हम पैरेलली क्लिनिकल मैनेजमेंट पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने पर भी काम करते रहें। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश जो हम लोगों के सामने अब आता है, वह आता है कि होम आइसोलेशन। किसी भी इंफेक्शियस डिजीज का एक सबसे मुख्य अप्रोच अगर हम देखें कि उसको हम कैसे उसको सबसे बढ़िया ढंग से मैनेज कर सकते हैं, वह है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है टाइमली टेस्टिंग, ताकि अगर हम अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई कर पाएं तो हम केस को डिटीरियरेट होने से, केस को और कॉम्प्लिकेट होने से रोक सकते हैं। आपने सबने देखा होगा, इससे पहले भी हमारे सीनियर डॉक्टर कुलीग्स बताते आए हैं कि अराउंड 80 से 85% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टम रहेंगे अगर हम उनको टाइम पे आइडेंटिफाई किया। वह सारे केसेस हम होम आइसोलेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आज जरूरी है कि जो केसेस, क्योंकि बेड्स की अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड ही है, तो जो बेड से रिलेटेड केसेस है वह बेड के लिए जाए, चाहे वह ऑक्सीजन बेड हो, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, और बाकी जो केसेस है जो हम नॉर्म्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज कर सकें, उसको हम उसी तरीके से मैनेज कर सकें। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जब हम एसिम्टोमेटिक केस कहते हैं